हेलो दोस्तों, हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए। पहला, दूसरा और तीसरा। फसल उत्पादन पर और प्रबंधन, सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, और तीसरा जो था वो है संश्लेषित रेशे। ये हमने 3 कंप्लीट कर दी। तो अब तीनों पाठों में से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन सबको मैं वो क्वेश्चन मैंने अलग अलग छांट के बनाए हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने रखूंगा। और जो पहले पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में से पहला जो क्वेश्चन है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं बोया जाता है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं बोया जाता। ये बात मैंने क्लास में भी बताई थी और अभी बता रहा हूं कि धान को शीत ऋतु में इसलिए नहीं बोया जाता क्योंकि धान की जो खेती है उसको पकने में 90 दिन लगते हैं, और 90 दिनों के अंदर इस फसल की ये खासियत है कि ये पौधा पानी के अंदर रहना चाहिए, तब ये सही ढंग से पक पाता है। इसलिए धान की जो फसल होती है उसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है, और वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी में यह फसल पानी में डूबी रहती है, जिसके कारण धान की खेती आसानी से पक जाती है। और यही कारण है कि धान को शीत ऋतु में नहीं बोया जाता बल्कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सीड ड्रिल क्या है। सीड ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीड ड्रिल क्या है। अब सीड ड्रिल क्या होता है, मैंने पढ़ाया था कल्टीवेटर या हल के ऊपर जो बीज बोने के लिए जो कीप के आकार का जो बना हुआ होता है, उसके अंदर जब बीज डाल दिया जाता है तो बीज अलग अलग पाइपों में चला जाता है, और वही बीज जमीन में दब जाता है और उसके ऊपर रेत आ जाती है, और जो कीप के आकार का जो बना हुआ होता है उसे बोलते हैं सीड ड्रिल, जिसके द्वारा बीज बोए जाते हैं। और तीसरा है खाद और उर्वरक में अंतर। ये मैंने पाठ में भी बता दिया था, खाद और उर्वरक में अंतर, क्योंकि खाद एक कार्बनिक या जैविक खेती है, जैविक पदार्थ है खाद, और जबकि उर्वरक एक अकार्बनिक रासायनिक खेती है। और खाद पशुओं से या पशुओं से प्राप्त की जाती है, और खाद के खेत में डालने से जमीन कई बार उपयोग करने के बाद भी बंजर नहीं होती है, लेकिन उर्वरक जब खेत में डाल दिया जाता है तो खेत 2-3 बार उपयोग करने के बाद में वो जमीन बंजर हो जाती है। इसी कारण, क्योंकि उर्वरक में रासायनिक पदार्थ जैसे कि सोडियम, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये सब पदार्थ होते हैं। इन्हीं के कारण उर्वरक का खेतों में उपयोग करने से जमीन बंजर हो जाती है, जबकि खाद एक जैविक पदार्थ है, पशुओं के गोबर से प्राप्त किया जाता है, पशुओं से प्राप्त की जाती है। इसी कारण खाद का कोई जमीन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो तीसरा है वो है सवाल हमारा कि खाद को तैयार कैसे किया जाता है। अब हमने देखा कि खाद खेतों में डाली तो जाती है, खाद को तैयार कैसे किया जाता है दोस्तों। जो पशुओं का गोबर होता है, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं किसानों के द्वारा, और उनके अंदर गोबर डालने के बाद में पानी डाल दिया जाता है और एक पेस्ट बनाया जाता है, और उसी के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं या कुछ जीव डाले जाते हैं, जैसे कि केंचुआ उसके अंदर डाल दिया जाता है, और केंचुआ वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करके उसको खाद में बदल दिया जाता है। कई दिनों तक उसके अंदर रहने देते हैं, उसके बाद में उस गड्ढे को खोलकर वापस उस खाद को खेतों में डाल दिया जाता है। इसी तरह खाद का निर्माण किया जाता है। अब है कि उर्वरक खाद से कैसे भिन्न है, ये मैंने पहले इस सवाल में बताया था कि उर्वरक खाद से कैसे भिन्न है। खाद एक कार्बनिक खेती है, लेकिन उर्वरक एक रासायनिक खेती है, और रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं। खाद का खेत पर कोई जमीन बंजर नहीं होती है खाद के उपयोग से, लेकिन उर्वरक के उपयोग से जमीन बंजर हो जाती है। यही है इसमें खाद उर्वरक से भिन्न है। अब एक सिंचाई के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से है। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत मतलब पुराने जमाने से करते आ रहे जो सिंचाई के स्रोत है वो कौन कौन से। आपने सुना होगा मोट, जिसे घिरनी बोलते हैं, कुओं के ऊपर लगी होती है और कुओं के अंदर से पानी खींच के खेतों को दिया जाता है। और आपने देखा होगा रहट, पुराने जमाने में बैलों के द्वारा पानी खींचा जाता है, लंबी दूर रस्सियां बांध दी जाती थी, और उसके पीछे बाल्टी लगी होती कुएं के अंदर, और उस बैल लंबी दूरी तक जाता था और पीछे उसके द्वारा खेतों में पानी से सिंचाई की जाती थी। और इसी की तरह कई प्रकार के पारंपरिक स्रोत है, मोट है, रहट है और घिरनी है।
ऐसे पारंपरिक स्रोत है जो पुराने जमाने से ही सिंचाई में उपयोग किए जाते थे। और अगला हमारा सवाल है कि साइलो क्या है। मैंने आपको बताया था कि अनाज पक जाने के बाद में उन अनाजों को भंडार गृह में रख दिया जाता है, और भंडार गृह में जिस जगह पर अनाज को भंडारित किया जाता है उस जगह को साइलो बोलते हैं। और उन जगह पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं या जो जीव होते हैं छोटे छोटे, उनसे बचाने के लिए वहां पर नीम की या ऐसे पौधों की पत्तियां डाल दी जाती है, जिससे वो अनाज खराब नहीं होता है, और जो जगह होती है उसको साइलो बोलते हैं। अब है कि लास्ट हमारा जो इस पहले पार्ट का जो सवाल है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। आपने पढ़ा था कि गेहूं जो है वो एक रबी की फसल है, लेकिन सवाल में पूछा गया है कि गेहूं को अगर खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों गेहूं को उगने के लिए उचित वातावरण चाहिए। कोई भी फसल है उसको उगने के लिए उचित वातावरण चाहिए, जैसे कि बाजरा है या कोई फसल है, हम जिस ऋतु में बोते हैं, बाजरा वर्षा ऋतु में बोया जाता है तो उसको वर्षा ऋतु में ही वो पक पाता है। अगर हम उसको दूसरी या शीत ऋतु में या गर्मी की ऋतु में बो देते हैं तो बाजरा नहीं पकता है। बाजरा उसी टाइम पकता है जिस टाइम बाजरे बरसात होती है। इसी तरह गेहूं को अगर खरीफ की ऋतु में बोया जाए तो गेहूं इतनी फसल पैदा नहीं करेगा जितनी रबी के टाइम में बोया जाए तो किया करेगा। अब दूसरा ये दोस्तों हमारे ये थे पहले पार्ट के सवाल। अब हम करेंगे दूसरे पार्ट के सवाल। दूसरे पार्ट में सूक्ष्म जीव वाले पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों दूसरा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो पहला सवाल है कि सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों के कौन कौन से वर्ग है, जिसमें पहला था प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक। प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और जीवाणु बैक्टीरिया, इन्हें अलग अलग 4 वर्गों में बांटा गया है। ये सूक्ष्म जीव है जिन्हें अलग अलग 4 वर्गों में बांटा गया है। दूसरा सवाल है कि वायरस सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न है। कुछ जीवाणु जैसे कि प्रोटोजोआ है, शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, इन सब से वायरस कैसे भिन्न है। तो दोस्तों ये जो सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु, ये किसी भी कोई भी वस्तु को संक्रमित करने के लिए किसी का सहारा नहीं लेते। जैसे कि कोई भी वस्तु जैसे कि रोटी है, उनको संक्रमित ये बाहरी वातावरण में भी कर देते हैं, लेकिन वायरस है वो दूसरे पर डिपेंड होता है। या तो किसी दूसरे परजीवी के शरीर में जाकर वहां पर संक्रमण फैलाएगा। खुली अवस्था में वायरस का कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है, और ये दूसरे परजीवी के शरीर के अंदर जाने के बाद में ये अपना प्रभाव दिखाता है। यही है कि बाकी सूक्ष्म जीवों से वायरस इस प्रकार भिन्न है कि वायरस किसी अंतः परजीवी में जाकर अपना संक्रमण फैलाता है, बल्कि ये किसी अंतः परजीवी की जरूरत नहीं होती है इनको। अगला सवाल है कि दूध से दही बदलने की प्रक्रिया को समझाइए। दूध से दही बदलने की प्रक्रिया हमने पहले ही पढ़ा था कि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जो दूध की प्रोटीन कैसिन को अलग अलग भागों में तोड़ देता है, और वही प्रोटीन की टूटने से दही का निर्माण हो जाता है। अब दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहाँ से आता है, हमने पढ़ा था जामन के द्वारा। उसमें पहले दूध के अंदर दही डाला जाता है, और जिससे हमें कुछ टाइम बाद में उस दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। और अगला जो सवाल है कि अल्कोहल का उत्पादन कैसे किया जाता है। हमने देखा था कि गेहूं या मक्का या जौ, इनको कई दिनों तक पानी में भिगो कर रखा जाता है, और इनके द्वारा जो इनके अंदर किण्वन की क्रिया द्वारा यीस्ट डाल दिया जाता है, और कई दिनों तक किण्वन कराने के बाद में हमें वहां शराब या अल्कोहल प्राप्त होता है। किण्वन की क्रिया द्वारा गेहूं या जौ, इनके रस को निकालकर इनके अंदर जीवाणु यीस्ट सैकेरोमाइसी, जिसे साइंस की भाषा में एक जीवाणु होता है सैकेरोमाइसी, उसको अंदर डाल दिया जाता है, और कई दिनों बाद में उसको किण्वन मतलब उनको सड़ाने के बाद में बाहर निकाला जाता है, और वहां पर अल्कोहल का निर्माण होता है। और अगला जो सवाल है कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या है। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी रोग से, शरीर के अंदर जब कोई रोग लग जाता है, उस रोग से लड़ने के लिए हम जो बाहर से दवाई लेते हैं उसको एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक बोलते हैं। अब ये प्रतिजैविक क्या करती है, प्रतिजैविक शरीर के अंदर जाकर प्रतिरक्षा, उस बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है, इसी को बोलते हैं प्रतिजैविक। बाहर से ली जाने वाली
जो दवाई होती है जो शरीर के अंदर जाकर लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है उसी को बोलते हैं प्रतिजैविक। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये हमने अंदर ही जब चैप्टर करवाया था उसके अंदर ही पूरा पढ़ लिया था हमने कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण पेड़ जो दलहनी पौधे होते हैं, दाल वाले पौधे होते हैं, उन पौधों की जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रेट में बदलने के बाद में उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जो हमारा सवाल था ये था कि संसरणीय रोग किस प्रकार फैलते हैं। हमने जो सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग पढ़े हैं वो रोग किस प्रकार फैलते हैं। अभी देखिए कि संसरणीय रोग जैसे कि किसी के छींकने से या किसी के स्पर्श करने से, इसका आंसर ये है कि किसी के स्पर्श करने से, किसी के छींकने से या घरेलू मक्खी से या कुछ कीटों के द्वारा जैसे कि मच्छरों के द्वारा संसरणीय रोग फैलने के कई प्रकार के माध्यम होते हैं। किसी भी प्रकार से संसरणीय रोग फैल सकते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग है, ये हमने पढ़ा था अंदर पार्टी के अंदर, जैसे कि हैजा है, चेचक है और क्षय रोग है जिसे टीबी बोलते हैं, और ऐसे कई प्रकार के रोग हमने जो चैप्टर पढ़ा था उस समय पढ़े थे, सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। और इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी हमने पढ़ा था, नींबू का कैंकर रोग है, भिंडी का पीत रोग है। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों द्वारा कई प्रकार के रोग फैलते हैं। अब है कि एंथ्रेक्स रोग क्या है। एंथ्रेक्स रोग हमने पढ़ा था पशुओं में फैलने वाला एक सूक्ष्म जीवों द्वारा संक्रमित रोग है, और इस रोग की खोज 1876 में रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक ने की थी। उसी के बाद में इस एंथ्रेक्स महामारी का रूप लेता है पशुओं में, और ये मनुष्य में भी ये रोग पाया जाता है। ये एक जीवाणु जनित रोग है जो पशुओं में ज्यादातर पाया जाता है। अब अगला है हमारे तीसरे पार्ट के सवाल, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। पहला है कि रेयॉन का निर्माण कैसे किया जाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तीसरे चैप्टर में कि रेयॉन एक कृत्रिम रेशम है, इसको दूसरा नाम कृत्रिम रेशम भी है। ये रेशम की ही तरह मजबूत होता है, उसी की तरह प्रत्यास्थ होता है, और इसका निर्माण काष्ठ की लुगदी के द्वारा किया जाता है। और इसका निर्माण के बाद में सस्ता होने के कारण मार्केट में इसकी बहुत ही ज्यादा मांग है। अब है कि बहुलक क्या है। पॉलीमर, सुबह पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पॉलीमर मतलब बहुत सी इकाइयों के जुड़ने से एक इकाई का निर्माण होना पॉलीमर कहलाता है। और इसके उदाहरण के तौर पर हमने वो रेसे पढ़े थे, पॉलिस्टर पढ़ा था, पॉलीएथीन पढ़ा था, ये सब पॉलीमर थे। और प्रकृति में पाया जाने वाला सेल्यूलोज के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब सवाल है कि नायलॉन के द्वारा निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी होती है। नायलॉन एक ऐसा है जिसके द्वारा जुराब बनाए जाते हैं, चादरें बनाई जाती है, और तारे बनाई जाती है, और पर्वतों पर चढ़ने वाले रस्से बनाए जाते हैं, और इस्पात के जैसे ही तार बनाए जाते हैं नायलॉन के। ऐसे कई प्रकार के नायलॉन के कपड़े बनाए जाते हैं, नायलॉन के वस्त्र भी पहनने के लिए बनाए जाते हैं। तो ऐसे नायलॉन से निर्मित वस्तुएं हम देखी जो वस्तुएं होती है। और दूसरा है कि प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि प्लास्टिक है जो थर्मोसेटिंग, और थर्मोप्लास्टिक है वो होते हैं जो एक बार गर्म करने के बाद में किसी सांचे में ढाल दिए जाते हैं तो उसका वापस उपयोग कर सकते हैं। और थर्मोसेटिंग वे है जो एक बार सांचे के ढालने के बाद में वापस उनका उपयोग हम नहीं कर सकते, वो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था बेकेलाइट और मेलामाइन, ये दो थर्मोसेटिंग हैं। और थर्मोप्लास्टिक में हमने देखा कई प्रकार के, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें बनी होती है, इनको हम किसी भी आकार में बदल सकते हैं, वापिस गलाकर इसको गर्म करके वापिस नया आकार दे सकते हैं। अब है कि 4R सिद्धांत क्या है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 4R सिद्धांत मतलब पुनः प्राप्त करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना और पुनः प्राप्त करना। ये इस 4R सिद्धांत में रीयूज, रीसाइकल और रिकवर, ये हमने पढ़ा था। और अब है कि स्पष्ट कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंसारक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्लास्टिक जो होता है उसमें जंग नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है। अब इससे पूछा कि स्पष्ट कीजिए, प्लास्टिक की प्रकृति असंसारक होती है, प्लास्टिक में जंग नहीं लगता है, क्योंकि प्लास्टिक है वो एक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक या जल या वायु या नमी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगर हम प्लास्टिक को कहीं पर भी रख देते हैं तो कई सालों बाद में देखते हैं तो प्लास्टिक उसी अवस्था में पड़ा रहता है, क्योंकि प्लास्टिक किसी के साथ जल या वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो दोस्तों ये थे हमारे इन तीनों पाठों के इंपॉर्टेंट सवाल, और अगली क्लास में मिलेंगे हमारा चौथा चैप्टर,
और इसी के साथ में दोस्तों बने रहिए। और अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो आगे शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको क्लासें कैसी लग रही है। धन्यवाद।